हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की पार्ट फर्स्ट है। ये हमारे स्वेक्टन की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ जी, तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे द ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री। तो इसमें हम जो हमारा पहला पॉइंट आएगा वो ये आएगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात इंट्रो में द ब्रिटिश इम्पीरियल हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, तो जितनी जो एंटायर इम्पीरियल हिस्ट्री रही है ब्रिटेन की, ठीक है, उसको दो फेजेस में इन्होंने बांटा है। ठीक है, फर्स्ट एम्पायर एंड सेकंड एम्पायर। तो अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट एम्पायर कौन सा है। ठीक है, जो कि स्ट्रेच अक्रॉस द एटलांटिक टुवर्ड्स अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट एम्पायर कौन सा है, एटलांटिक टुवर्ड्स अमेरिका। जब वो मतलब यूरोप से जब वो अमेरिका की तरफ जाते हैं, ये उसकी बात चल रही है। एंड द वेस्ट इंडीज, जब वो वेस्ट इंडीज मतलब अमेरिका की तरफ वो जाते हैं, तो वो उनका फर्स्ट एम्पायर था। और सेकंड एम्पायर उनका कौन सा रहा, जो अराउंड मतलब 1783 में स्टार्ट होता है पीस ऑफ पेरिस से एंड स्विंगिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, जब मतलब ईस्ट की तरफ वो जाते हैं। ठीक है, अभी ये फर्स्ट वाला था जो वेस्ट की तरफ वो गए थे, और ये जो सेकंड फेज है एशिया एंड अफ्रीका की तरफ जब वो गई। ठीक है, तो जो इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन थी वो स्टार्ट होती है विद द कंक्वेस्ट ऑफ द आयरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड के कंक्वेस्ट के साथ ये स्टार्ट होती है इन द 16th सेंचुरी। ठीक, उसके बाद जो इंग्लिश थे वो स्वैंग होते रहते थे एज अ मतलब वो न्यू रोमन्स की तरह स्वैंग होके सामने आए एंड सो कॉल्ड द बैकवर्ड रेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब वो एक तरह से सिविलाइज्ड पर्सन्स थे। यूरोपियंस जो माने जाते हैं वो न्यू रोमन्स एंड सिविलाइज्ड पर्सन्स उनको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट एनलाइटनमेंट इंटेलेक्चुअल्स जो है वो भी सामने आते हैं ब्रिटेन से ही, यूरोप से पर्टिकुलरली, एंड ओरिएंट पीपल एंड अदर्स भी जो है इनमें जो है उनका इंक्लूडेशंस होता है। ठीक है, ओनिंग टू वेरियस स्पेशल एंड द सिचुएशनल फोर्सेस द नेचर ऑफ द इंपीरियल आइडियोलॉजी ऑफ ब्रिटेन चेंज ओवर द टाइम टू टाइम एंड फंडामेंटल रिमेन्स द सेम। फंडामेंटल्स उनके सिद्धांत जो थे वो सेम रहते हैं, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है वो चेंज होती रही जैसे जैसे भी वो कॉलोनीज डेवलप करते गए इन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपका पूरा आ जाता है इंट्रो में जब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री की। उसके बाद अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा वॉज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एक्सीडेंटल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसको रब कर देती हूँ मैं। तो अभी हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो हिस्टोरियन डिबेट करते हैं इस फंडामेंटल क्वेरी के ऊपर कि वेदर द जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है इंडिया का वो एक्सीडेंटल है या फिर इंटरनेशनल है। तो उसी के साथ ही एक जॉन सिले स्कॉलर रहे लीड्स टू द ग्रुप विच सेज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो था वो था ब्लाइंडली, ठीक है, अनइंटेंशनली, ठीक, एंड एक्सीडेंटली। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सीडेंटली को स्पॉट किया। ठीक है, किसकी बात चल रही है, ये जॉन सिले, ठीक है, स्कॉलर रहे ये। ठीक है, उसके बाद एंड उन्होंने ये क्या बोला, फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। ठीक है, दिस स्कूल ऑफ ओपिनियन आर्ग्यूज दैट द ब्रिटिश केम टू ट्रेड इन इंडिया, कि ट्रेड करने के लिए आए थे अंग्रेज जो थे भारत के अंदर। ठीक है, उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी कि वो एक्वायर कर लें कोई टेरिटरी या फिर वो कुछ मतलब कि अपना वहाँ पे जमा सके, एस्टैब्लिशमेंट कर सके, बल्कि वो ट्रेड के ऊपर बेनिफिट लेना चाहते थे। ठीक है, द इंग्लिश देन इट आर्ग्यूड वर अनविलिंगली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएटेड बाय द इंडियन देमसेल्व्स, क्योंकि जो राजास थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो उन्हीं का फ़ायदा उठा के ब्रिटिशर्स ने अपने जो है पैर वहाँ पे भारत के अंदर फैलाए। ठीक है, उसके बाद अदर ग्रुप क्या सोचता है, ये तो एक ग्रुप
ऑफ स्कूल थोड़ता है ऐसी बातें, जिसमें हमने जॉन सेली के बारे में देखा। तो अभी दूसरा ग्रुप क्या सोचता है, अदर ग्रुप सेज दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया विद अ क्लियर इंटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ लार्ज एंड द पावरफुल एम्पायर एंड अ प्लान उसके लिए बना रखा था उन्होंने, एंड कंप्लीटेड बाय वर्क ऑन इट बिट बाय बिट ओवर द ईयर्स। मतलब वो ईयर्स बाय ईयर्स अपना प्लान चलते रहे एंड वो प्लानिंग करके आए थे कि हम एस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को भारत के अंदर। तो ये दूसरा ग्रुप ऐसा सोचता है। दे डिसमिस एज प्रोपेगेंडा द क्लेम ऑफ द पीसफुल इंटेंट एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द अर्ली डेज। अब जो दोनों स्कूल्स ऑफ ओपिनियन है अपीयर टू बी ओवर स्टेटिंग देयर व्यू पॉइंट्स, क्योंकि इनिशियली शायद जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने स्टार्ट किया होगा टेरिटरी को एक्वायर करना एंड प्रपोर्ट करते थे वो अपने ट्रेड इंटरेस्ट को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें कि टेरिटरी को वो मतलब एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन मेन जो उनका मोटिव रहा होगा वो प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना किस चीज़ को, ट्रेड इंटरेस्ट्स को। ठीक, स्पेशली व्हेन दे सो हाउ फैक्शनल द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज, क्योंकि उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, राजा जो थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे डिफरेंट स्टेट्स के। ठीक है, दे रियलाइज्ड हाउ इजीली दे कुड पिट वन लोकल रूलर अगेंस्ट द अदर, कि एक दूसरे के खिलाफ रूलर्स को कैसे लड़ाया जाता है ये वो अच्छी तरह से जानते थे, और उन्होंने अच्छे टैक्टिक्स स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई एंड ईजिली एक्वायर कर ली टेरिटरीज को। लेकिन बाद में जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे बैक इन ब्रिटेन मतलब वापस चले गए एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे एडमिनिस्ट्रेटर्स वो सेंड किया करते थे कुछ इंटेलिजेंट लोगों को कि आप इंडिया में जाके, उनका क्लियर डिज़ायर होता था प्लान बनाओ कि कैसे एक्वायर करनी है जो टेरिटरीज है एंड एस्टेब्लिश करो अपना एम्पायर वहाँ जाके। ठीक है, इंडिया में। बाद में ये वहाँ से भेजा करते थे, मतलब यूरोप से, ब्रिटेन से। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो कमाया ट्रेड के थ्रू इन द ईस्ट। ठीक है, एंड अट्रैक्टेड द इंग्लिश ट्रेडर्स, क्योंकि भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो अट्रैक्ट हुए ट्रेड के लिए। ठीक है, और उनकी जो डिज़ायर्स थी वो क्विक प्रॉफिट्स कमाना, पर्सनल एम्बिशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एवराइज, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लालची भी थे एक तरीके से, एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो यूरोप में हो रही थी वही इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे लाना चाहते थे, और अपने जो मतलब जैसा वहाँ चल रहा था मॉडर्नाइजेशन वगैरह वही चीज़ें यहाँ भी लाना चाहते थे भारत के अंदर। एट टाइम्स दे वेज्ड वार टू प्रोटेक्ट देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। अगर उनको जब वॉर भी लड़नी पड़ रही थी ना अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को लेकर, तो वो भी उन्होंने लड़े। ठीक है, तो BL ग्रोवर लिखते हैं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे रिसोर्टेड टू एग्रेसिव एप्लीकेशन टू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, क्योंकि आपको याद होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, एंड टू एक्सटेंड ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया एज अ डिफेंसिव काउंटर मेजर अगेंस्ट द इम्पेरियलिस्टिक डिज़ाइंस ऑफ फ्रांस एंड रशिया। और अगर हम बात करें 1798 टू 1818 की, तो ब्रिटिश मोटिव्स वर कंसाइजली इम्पीरियलिस्टिक, तो इम्पीरियलिस्टिक थी उनके जो मोटिव्स रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग जो थे फर्दर कैरिड द पॉलिसी ऑफ द वेलेस्ली एंड ट्रीटेड इंडिया एज कॉन्कर रादर देन द एक्वायर्ड कंट्री। अब जो लॉर्ड हेस्टिंग थे वो लॉर्ड वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी उसको फर्दर कैरी आउट करते हैं एंड ट्रीट करते हैं इंडिया को कि उन्होंने कॉन्कर किया है, ना कि एक्वायर्ड किया है। देयरफॉर द ब्रिटिश एम्स टू वर्क ऑन द सेट डिज़ाइन टू कॉन्कर द होल ऑफ इंडिया एंड इवन सम नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, तो ये सब एक छोटा सा ओवरव्यू था आपके पास कि कुछ लोगों ने इसे एक्सीडेंटल बोला है, कुछ ने इसे इंटरनेशनल, कि इनका पूरा प्लान इन्होंने बना रखा था। लेकिन अगर बात करें कि इनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो ओवर स्टेटेड थी, एंड ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं व्हेन द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो मिड 18th सेंचुरी में
ऐसा माना जाता है वेरियस हिस्टोरियन फोर्सेस के द्वारा कि इनका रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ से मतलब अच्छे वाला जो पूरी पकड़ इन्होंने बना ली थी वो वाला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी से, जो कि 1740 से ले लीजिए आप। व्हेन द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया बिगिंस इन द वेक ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप एज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पीरियड, जो कि स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल जो कि स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, और वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ठीक है, ये जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था, यहाँ से जो है वो भारत के अंदर भी दूसरी तरफ इनकी एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब 1757 में व्हेन द ब्रिटिश डिफीटेड द आपका नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी माना जाता है कि यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स पूरी अपनी अच्छी वाली पकड़ बना बैठे थे इंडिया के अंदर। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मराठास जो है वो डिफीट हो जाते हैं, किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, जो कि एक अगेन यहाँ से माना जाता है कि इनका रूल, मराठास भी डिक्लाइन, इनकी भी पावर डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मुगल्स तो और भी ज़्यादा मतलब कि पहले से ही मुगल्स जो है औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद तो और भी उनका जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ तक आते आते तो और भी उनका डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है, उनकी पावर्स का। ऑल such chronological landmarks are somewhat arbitrary because of the political transformation हो चुकी थी उस टाइम पे, and it took about 80 years to complete it, ठीक है। and अगर हम एक एग्जांपल की तरफ देखें तो 1761 में ब्रिटिश would certainly come to mind but would not entirely right of the Marathas and would probably also consider the prospect of Hyder Ali। और अगर वैसा देखा जाए, it was the period of Indian history which is probably a mistake to interpret in the terms of what we know in the present, ठीक है। उसके बाद सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए थे कि ब्रिटिशर्स को जो सक्सीड करना था वो क्लियर नहीं था कि नेक्स्ट कौन होगा, तो इसीलिए भी शायद उन्होंने एक रोड मैप जो होता है वो नहीं बना रखा था, इसीलिए शायद वो नहीं सक्सेस हो पाए। एंड फ्यू बॉटलनेक्स विच दे फेस्ड वर नॉट अ सीरियस नेचर। तो ये एक पैराडॉक्स की तरह है, विच कॉज द ब्रिटिश सक्सेस इन एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री जो थी उसका 2 ओवर पॉइंट्स देखे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉजेज ऑफ द ब्रिटिश सक्सेस देखेंगे, ठीक है।